मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रुद्रेश पांडे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 अध्याय 3 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारा चैप्टर है मानव जनन। मानव में नर और मादा दोनों से रिलेटेड ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि जनन से जुड़े हुए होते हैं और ये क्वेश्चंस ऑल कंपटीशन एग्जाम्स एवं कक्षा 12 में एनुअल एग्जाम्स बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए हम सबसे पहले हमारा देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है वृषण और अंडाशय दोनों नर के प्राथमिक जननांग हैं, अंडाशय भी है और वृषण भी है। अब हमें देखना है कि वृषण के कार्य क्या होते हैं। तो वृषण का कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना और दूसरा जो है वो है वृषण में स्थित अंतराली कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन उत्पन्न करना, जिसके कारण नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि वृषण के द्वारा होते हैं। अब हम देखते हैं अंडाशय के कार्य। तो अंडाशय क्या कार्य करता है? अंडाणुओं का निर्माण करता है और उसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्त्रावण करता है, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स के नाम बताना है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम हार्मोन्स को देख रहे हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है। इसके अलावा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और नेक्स्ट है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स चाहे कंपटीशन का हो या फिर हमारा एनुअल एग्जाम्स हो 12th क्लास बोर्ड का, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रश्न में पूछे जाते हैं। LH का पूरा नाम बताइए या GnRH का पूरा नाम बताइए, FSH का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और हम इनको याद रखना है। और लास्ट है हमारा एंड्रोजन्स। तो 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल होने वाले हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यौन प्रारंभ किसे कहते हैं या प्यूबर्टी किसे कहते हैं। तो बात आ जाती है कि यौन प्रारंभ क्या है या यौन आरंभ क्या होता है। तो यहाँ पर जो यौन आरंभ है वो है मानव में नर एवं मादा में अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता का विकास होना, यानी कि नर एवं मादा में जो अपरिपक्व अंग होते हैं उनका परिपक्व होकर यौन अवस्था की तरफ यानी कि विकास होकर यौन अवस्था जो होती है उसमें पहुंचना यौन आरंभ कहलाता है। इसे हम यौन आरंभ कहते हैं। नर की अपेक्षा मादा में यौन आरंभ पहले प्रारंभ होता है। मानव में यौन आरंभ जो है नर में वह 14 से 16 वर्ष की आयु में वृषणों की सक्रियता, जिसमें शुक्राणुओं के उत्पादन के साथ ये शुरू होता है। लेकिन मादा में यह 12 से 14 वर्ष की आयु में स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एवं रजु दर्शन, जो कि आतर्व चक्र या मैक्सवेल चक्र के नाम से जाना जाता है, कि आरंभ के साथ ये प्रारंभ होता है। तो हमें ध्यान देना है कि मादाओं में 12 से 14 वर्ष की आयु में और नर में ये 14 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। और मेन इसमें नर में वृषणों के माध्यम से और मादाओं में जो है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और रजु दर्शन के साथ ये प्रारंभ होता है। अब हम बात करते हैं कि वृषण जो होते हैं वो देह गुहा के बाहर क्यों होते हैं। वृषण जो हैं उनको देह गुहा के बाहर क्यों माना जाता है। तो मानव में वृषण देह गुहा के बाहर होते हैं। कारण क्या है, वृषण कोश में ताप शरीर के ताप से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, जिसके कारण शुक्राणुओं का निर्माण सुगमता से होता है। और यदि वृषण देह गुहा के अंदर होंगे तो शरीर के तापमान पर शुक्राणुओं का बनना असंभव होगा। किसी भी स्थिति में शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है कम होता है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चंस जो है हमारे एनुअल एग्जाम्स में और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की एपिडिडाइमिस को काट दिया जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो दोस्तों यदि एपिडिडाइमिस को काट दिया जाएगा तो इसके अभाव में, इसके ना होने से शुक्राणुओं का जो परिपक्वन है एवं पोषण और संग्रह
1 माह तक का कार्य नहीं होगा, 1 माह तक ये कार्य नहीं करेगा। और साथ ही साथ एपिडिडाइमिस के अभाव में वृषण से शुक्राणु जो शुक्रवाहिनी के द्वारा जाते आते हैं वो नहीं जा पाएंगे और फलस्वरूप निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। यदि शुक्राणु नहीं जा पाएंगे तो शुक्राणु बाहर कैसे आएंगे और परिपक्वन की या जो निषेचन की क्रिया है वो बंद हो जाएगी। इसलिए एपिडिडाइमिस का भी होना बहुत जरूरी है। अब हम देखते दोस्तों शुक्राणु होता कैसा है। तो डायग्राम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। शुक्राणु का डायग्राम किस प्रकार से होता है। दोस्तों डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर की तरफ। वैसे तो डायग्राम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शुक्राणु को 3 भाग में बांटा गया है, अग्रभाग, मध्य भाग और पूछ भाग, पृष्ठ भाग, है ना। सबसे ऊपर इसमें होता है एक्रोसोम्स। एक्रोसोम्स अगला भाग कहलाता है, अग्रभाग। इसके बाद इसमें लेयर बनी हुई होती हैं, लेयर के साथ बीच में जो भरे होते हैं जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं। और न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है हिस्सा कुछ इस तरीके से देखिए आप, इस हिस्से को बोलते हैं अपन जो है सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। तो ये जो आपको राउंड में दिखाई दे रही है, उसके बाद जो एक लाइन आपको दिख रही है ये है एक्सेल फिलामेंट, एंड जो राउंड में दिख रहे हैं वो होते हैं रिंग सेंट्रियोल्स, ठीक है। और जो एक वायर की तरह स्ट्रक्चर गई हुई है इसको बोलते हैं थिक फाइबर्स। तो इसमें बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो आपको लर्न करना है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्रोसोम्स। एक्रोसोम्स के बाद न्यूक्लियस जो कि इसके अंदर भरे होते हैं, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स क्या है, जो उसके जस्ट सेंट्रल में पाया जाता है, और डिस्टल क्या है, जो 2 के बीच की दूरी को डिपेंड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल्स। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल इसमें वो होता है जो यहाँ पर हमारे लिए एक राउंड में दिखाई दे रहा है ना। और एक्सियल फिलामेंट्स जो इसके बीच में रेखाओं के माध्यम से निकले हैं उसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट्स। रिंग वाल्व्स हमने आपको बता दिया, थिक फाइबर्स हमने आपको समझा दिया। तो ये जो डायग्राम मैंने देखा है, यह डायग्राम हमारा शुक्राणु की एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो शुक्राणु हम वृषण के अंदर बनते हुए दिखाई देते हैं हमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि यदि नर के वृषण से निकले हार्मोन्स को मादा में प्रवेश करा दिया जाएगा तो क्या होगा। यानी कि जो हार्मोन्स एक मेल डिडक्ट कर रहा है उसको हम फीमेल में एंटर करा दें तो क्या होगा। तो यदि नर में स्त्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, यानी कि जो भी सेकेंडरी रिप्रोडक्शंस जो सिस्टम्स आते हैं उनका नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यदि इन हार्मोन्स को मादा में एंटर करा दिया जाएगा तो मादा में नर द्वितीय लक्षण बनने की संभावनाएं हो जाएंगी, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। यानी कि नर की संभावनाएं जो होती हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की वो मादा में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वयस्क के शुक्रवाहिका या वाहिनी को काट कर या हटाकर उसके स्थान पर रबर की नलिका लगा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप से है कि यदि जो वाहिनियाँ होती हैं उनको हटा के रबर की लगा दी जाए तो क्या होगा। तो वयस्क में शुक्रवाहिनी को हटाकर उसके स्थान पर रबर की नलिका यदि लगा दी जाती है तो शुक्राणुओं में गमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुक्रवाहिनी की कोशिकाएं विशेष तरल पदार्थ का स्त्राव करती हैं। यानी कि शुक्रवाहिनी होती हैं वो एक विशेष प्रकार के तरल का स्त्राव करती हैं, तरल पदार्थ का स्त्राव करती हैं, जो कि शुक्रवाहिनी के मार्ग को शुक्राणुओं को गमन हेतु चिकना बनाती हैं। जो वो तरल पदार्थ स्त्राव करती हैं उससे शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं के गमन को चिकना बनाने का काम करती हैं। साथ ही इसके शुक्रवाहिनियों की दीवार में पेशियों में गति तरंग उत्पन्न होने लगती है, जिससे शुक्राणु आगे बढ़ते हैं और रबर की नलिका में शुक्राणुओं का गमन नहीं हो पाएगा। यदि ये शुक्राणु आगे बढ़ते हैं और यदि रबर की नलिका लगा देंगे तो शुक्राणुओं का गमन रुक जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्रजनन का क्या महत्व है। तो यहाँ पर शुक्रजनन का महत्व की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट है हमारा, शुक्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप आगुणित युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, इस क्रिया से पैतृक के आनुवांशिक गुण शुक्राणु में गुणसूत्रों के एक समुच्चय के रूप में आ जाते हैं और यह निषेचन अंडाणु में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस क्रिया से बनी आगुणित पुच्छयुक्त संरचना होती है और यह ध्रुवीय माध्यम में सरलता से गति करने के योग्य मानी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो है हमारा, शुक्र जनन व अंड जनन में कोई 4 अंतर या समानताएं बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समानता और या मतलब जो है इसमें समानताएं शुक्र जनन में और अंड जनन में। तो क्या समानताएं हैं शुक्र जनन में और अंड जनन में। दोनों क्रियाएं जननों में
जनन उपकला की प्राथमिक जनन कोशिकाओं द्वारा आरंभ होती हैं। दोनों जो क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा आरंभ हो रही हैं? जो जनन उपकला की प्राथमिक जनन कोशिकाओं के द्वारा आरंभ हो रही हैं। इसके बाद दोनों क्रियाओं में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। गुणन की अवस्था भी पाई जाती है, वृद्धि की अवस्था भी पाई जाती है और परिपक्वन की अवस्था भी पाई जाती है। इसके अलावा क्या होता है? गुणन प्रवस्था के तहत दोनों में समसूत्रीय विभाजन द्वारा जनन कोशिकाओं की संख्यात्मक वृद्धि होती है, यानी कि ये सब चीज़ें दोनों में सेम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दोनों की परिपक्व प्रवस्था में प्रथम एवं द्वितीय परिपक्वन विभाजन होते हैं जो अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा होते हैं। तो दोनों में सभी चीज़ें सेम पाई जाती हैं चारों पॉइंटों की, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रसव पार्ट्यूरेशन हार्मोन क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? तो गर्भवती आंसर जो है अपना प्रसव पार्ट्यूरेशन के लिए वो होता है कि गर्भवती मादाओं के गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को, यानी कि गर्भवती मादाओं से जो गर्भ बाहर निकलता है उस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। और प्रसव एक न्यूरोएंडोक्राइन, जिसको हम बोलते हैं जटिल तंत्रिका अंतरास्त्रावी क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेतपूर्ण विकसित गर्भ और अपराशय उत्पन्न होते हैं जो कि गर्भाशय में हल्के संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, इसे कहा जाता है। यह मातृ पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है। किस पर क्रिया करता है? ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर यह क्रिया करता है। उसके बाद क्या होता है? इसके कारण गर्भाशय में तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है। जब तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है तो गर्भाशय संकुचनों और ऑक्सीटोसिन स्त्राव के बीच लगातार उद्दीपन, जो कि क्या करता है? प्रतिवर्ष के कारण यह संकुचन अत्यधिक तीव्र होता जाता है। इसके परिणाम स्वरूप माता यानी कि शिशु माता के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है और यह क्रिया जो होती है प्रसव की क्रिया कहलाती है, जो कि पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है। ठीक है, अब हमें बात करना है कि इस प्रसव क्रिया में कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो इसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। कौन कौन से हार्मोन हैं? कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि यौनारंभ किसे कहते हैं? नर और स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर की क्षमता स्त्रियों में सामान्यतः 12 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है तथा 40 से 50 वर्ष की आयु में यह समाप्त भी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पुरुषों में जो यौन अवस्था है वो 15 से 18 वर्ष की आयु में शुरू होती है और 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे समाप्त होती है। ठीक है, अब यौन अवस्था के पश्चात नर एवं स्त्री दोनों में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिसे हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण है ना कहते हैं। और इसके बाद सामान्यतः स्थिर पुरुषों में कुछ निम्नलिखित लक्षण और होते हैं जो दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से लक्षण हैं। तो सबसे पहले पुरुषों में दाढ़ी मूछों का निकलना, गले से कंठ जो होता है वो फूटना यानी कि बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देना, जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित होना यानी कि जो जेनेटल एरिया वाले पार्ट होते हैं, अंग होते हैं, वो पूरी तरीके से उभरे हुए दिखाई देते हैं, विकसित हो जाते हैं। कांख एवं जांघ एवं छाती आदि पर बाल यानी कि हल्के हल्के रोमों की जो मात्रा होती है वो बढ़ के बाहर आ जाती है और यही सब हमारे नर लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्त्रियों में क्या होता है। तो स्त्रियों में जो है थाई यानी कि जांघें चौड़ी हो जाती हैं, कूल्हे भारी हो जाते हैं, स्त्रियों में स्तनों में उभार प्रारंभ हो जाता है, आवाज़ पतली हो जाती है एवं साइड में बगलों में जो है बालों का आरंभ और रजोधर्म का आरंभ होना, ये सभी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि मादाओं में लैंगिक लक्षणों का उद्गम चालू हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी तरफ आपको ध्यान विशेष रूप से देना है। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। आने वाली प्रत्येक वीडियो अब तक आसानी से पहुंचेगी। विशेषकर 12th क्लास एवं सभी कंपटीशन एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें, आपको साइंस से जुड़े हुए ऑल रिलेटिव क्वेश्चंस एवं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से मिलते जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आगे बात करता हूँ।
शुक्र जनन एवं अंड जनन के बारे में। तो शुक्राणु जनन का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है, इसमें शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। इसमें शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडाणु कोशिका से केवल एक ही अंडाणु यानी कि oocyte से एक ही ओवम बनता है। अब शुक्राणु छोटे और सक्रिय होते हैं, लेकिन अंडाणु अपेक्षाकृत बड़े और निष्क्रिय इनएक्टिव माने जाते हैं। और शुक्राणु में ध्रुव कोशिकाएं नहीं बनती, लेकिन अंडाणु में 3 या 2 ध्रुव कोशिकाएं बनती ही बनती हैं। शुक्राणु बने चारों शुक्राणु निषेचन में भाग लेते हैं, जबकि अंडाणु जो हैं ध्रुव कोशिकाएं जो बनती हैं वो निषेचन में भाग नहीं ले पाती हैं। और शुक्राणु किसी भी प्रवस्था में असमान विभाजन नहीं होता है, लेकिन अंडाणु जनन में तीसरी अवस्था में असमान विभाजन होता है और फिर 2 प्रकार से बनते हैं, और फिर उनकी डिटेल अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि असमान विभाजन शुक्राणु जनन में नहीं होता, लेकिन अंडाणु जनन में असमान विभाजन तीसरी अवस्था में होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृषण के मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। दोस्तों हम देख रहे हैं हमारे सामने टेस्टिज यानी कि वृषण का एक टीएस अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स सेक्शंस का डायग्राम आ चुका है, और हमें देखना है कि इसमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं हमें। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट दिख रहा है वो है हमें यहाँ पर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो कौन सी हैं, जो छोटे छोटे बबल्स के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं। इनकी संख्या 200 से 400 होती है। कितनी होती है? 200 से 400, कम से कम 200 और अधिक से अधिकतम 400 जो आपको दिखाई दे रहे हैं राउंड में, ये एक राउंड में होती हैं 200 से 400। राउंड से मतलब नहीं, एक खंड में होती हैं इतनी है। इसके बाद जो ये खंड के साथ जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके साइड में आपको दिख रहा होगा सर्टेली सेल्स, ये भी यहीं पर पाई जाती हैं, और ये अपना महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है पेपर का। सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये वृषण में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद इंटेस्टाइनल सेल्स भी होती हैं इसमें, जो आपको यहाँ राउंड में दिखाई दे रही हैं उस राउंड से बाहर, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज, राइट, ब्लड कैपिलरीज शो हो रहा है आपको, इस टाइप से ब्लड कैपिलरीज होती हैं। देन अगेन इसके बाद जो हमें दिख रहा है वो है मैक्चुअल स्पर्म, यानी कि स्पर्म जो है मैक्चुअल अवस्था में हो चुका है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं स्पर्मेटोसाइट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो छोटे छोटे से राउंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर के जो छोटे छोटे बिंदी दिख रही है वो क्या कर रहे हैं? स्पर्मेटोसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टेज के रूप में, ठीक है। और लास्ट में आपको दिख रहा है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है जिसके माध्यम से पूरा दूसरे से सेट हुआ है वो है कनेक्टिव टिश्यू। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा पूरा डायग्राम था ये था हमारा एक टेस्टिज का टीएस का, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे भी हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा सर्टोली सेल्स की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्याएं कितनी होती हैं? तो 200 से 400 होती हैं, अभी आपको मैंने रिपीट किया। और इसके बाद पूछा जाता है अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चंस के कि इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, कौन सा टिश्यू इसमें डेवलपमेंट करता है, पाया जाता है। तो वो है दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि इसमें पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अंड जनन क्या है, या अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं 203 प्रकार के, जिनके बारे में पढ़ना है। और ये दोनों प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं ऑल 12th क्लास के एमपी बोर्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसा भी यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 2019 में पूछा गया है। हम बात करते हैं अंड जनन की, होता क्या है। तो यह वह क्रिया होती है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, और यह क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण हो जाती है। क्या होता है? निम्नलिखित चरणों में यह क्रिया पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें ऊपर की तरफ एक राउंड बना है जिसे हम ओगोनियम के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ओगोनियम है, और यहाँ पर हो रहा है अर्धसूत्रीय विभाजन, इसलिए इसको 2x या 2n से दर्शाया गया है। अब इसमें जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, एक ओगोनियम 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है आपको। जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर यहाँ पर इसका अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है, तो ये आगे जाके 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब ये 4 टाइप में डिवाइड हो जाता है, फिर इसमें क्या होता है? ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाता है।
ग्रोथ फेज स्टार्ट होने के बाद ये क्या करता है, वन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं oocyte। यहाँ पर असमान विभाजन होता है, दिखाई दे रहा है आपको। जब oocyte के बाद असमान विभाजन होता है तो पहली बार में बनता है oocyte और दूसरी बार में बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। लेकिन जो यहाँ पर डिवीजन चल रहा है उसको बोलते हैं मायोटिक डिवीजन। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर 2x जो है अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जो अपार्टमेंट बन रहा है वो होता है हमारा oocyte और सेकंड जो बन रहा है वो होता है हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट अगेन फिर क्या हो रहा है, फिर से एक बार जो है यहाँ पर विभाजन हो रहा है ना, डिवीजन फिर से हो रहा है। इस डिवीजन में क्या हो रहा है, पहली बार में बन रहा है 1 एग, ठीक है, ये 1 एग, और उसके बाद बन रहे हैं 3, यानी कि सेकंड में बन रहा है पोलर बॉडीज। क्या हो रहा है, पोलर बॉडी बन रहा है। लेकिन जो एक फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर रिलीज हुआ था उससे क्या हो रहा है, 2 पोलर बॉडी फिर से बन रहे हैं। तो टोटल मिला के 1, 2 और 3 ऐसा उनको बोला जाता है 3 पोलर बॉडी, लेकिन गिनती में होते हैं 4, है ना। नेक्स्ट मैंने जो पहले क्वेश्चन लिया था उस क्वेश्चन में मैंने पूछा था या बताया था कि जो अंडाणु जनन होते हैं उसमें 3 प्रकार के पोलर बॉडी बनते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। यहाँ पर oocyte के बाद बन रहा है 1 एग, और 1 एग के बाद जो यहाँ पर oocyte से विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, उससे बन रहे हैं 3 पोलर बॉडी। और 3 पोलर बॉडी के पहले जो बन रहा है वो oocyte से निकल रहा है, वो होता है सेकंड पोलर बॉडी, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज कर रहा है वो 2 पोलर बॉडी को रिलीज कर रहा है, तो उसको अपन तीसरे पोलर बॉडी के नाम से जान रहे हैं, ठीक है दोस्त। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं कोई बाय मिस्टेक कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको सिंगल एक आपको बोर्ड पे अलग तरीके से इस क्वेश्चन को जो है समझा सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको कन्फ्यूजन है मैं इसको क्लियर करूँगा। हम देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। तो प्रोलिफरेशन अवस्था, इसको जो है 3 अवस्था में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोलिफरेशन अवस्था। इस अवस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और एक कोशिका गुच्छ बनाती हैं, जो कि हमें स्टार्टिंग में दिख रहा था, जिससे हम बोलते हैं फॉलिकल्स। जो वो गुच्छा बना लेती हैं जिसे हम पुटिका या फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। और पुटिका की एक कोशिका बड़ी होकर के क्या काम करती है, oogoनियम बना लेती है। जब ये कोशिका बड़ी हो जाती है तो oogoनियम का आकार ले लेती है। होता क्या है, नेक्स्ट ग्रोथ फेज बढ़ती है, वृद्धि अवस्था की तरफ आते हैं। इस अवस्था में oogonia आकार में बढ़ जाती है। oogonia जो होती है आकार में बढ़ जाती है, जिसे हम प्राथमिक oocyte के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे परिपक्वन अवस्था, थर्ड फेज की बात करेंगे हम परिपक्वन अवस्था की। इस अवस्था में प्राथमिक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन होता है और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो है असमान होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। वापस रिटर्न देखते हैं हम। यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग हो रही है इस तरीके से, यहाँ इसकी बात चल रही है कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन है वो असमान विभाजन कर रहा है, दिख रहा है आपको। हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, जिसमें से बड़ी कोशिका को द्वितीयक oocyte और छोटी कोशिका को ध्रुवीकाय कहते हैं। बड़ी कोशिका को द्वितीयक oocyte, ये जो दिख रहा है oocyte, ये द्वितीयक oocyte है, और ये जो हमारा है यहाँ पर पोलर बॉडी बन रहे हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें कि जो ध्रुवीकाय कहते हैं या पोलर बॉडी कहते हैं। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीय oocyte में फिर से जो है एक असमान विभाजन हो रहा है, जिसमें से बड़ी कोशिका अंडाणु और शेष बनी तीनों छोटी कोशिकाओं को यहाँ पर पोलर बॉडी के नाम से आपको शो हो रहा है। देखिए आप डायग्राम में, जिसको मैं बात कर रहा हूँ एक बड़ी कोशिका, और जिसको यानी कि बड़ा एग अंड कोशिका बोलते हैं, और इसके बाद 3 पोलर बॉडी रिलीज हो रहे हैं। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, मतलब जो इसमें कि शेष बनी तीनों कोशिकाओं को ध्रुवीकाय कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अंड जनन में शामिल होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो इस प्रक्रिया में शामिल होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं, तो LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और इसके बाद होता है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं इस प्रक्रिया में शामिल होने वाले हार्मोन्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसा हमने पढ़ा था अंड जनन की प्रक्रिया और उसके हार्मोन्स, वैसे ही हमें शुक्र जनन के बारे में पढ़ना है। पहले हमने मादा के बारे में पढ़ा है, अब हमें नर के बारे में स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहले शुक्राणु जनन क्या होता है, तो प्रजनन अंगों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यानी कि युग्मकों के निर्माण की जहाँ प्रक्रिया होती है तो युग्मक जनन कहलाती है। और जब युग्मक जनन की क्रिया वृषण में होती है तब यह शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और इसे अपन शुक्राणु जनन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शुक्राणु जनन के नाम से जानते हैं। और शुक्राणु जनन का निर्माण जो है एक जनन उपकला जर्मिनल एपिथेलियम्स के द्वारा होता है। जैसा डायग्राम दोस्तों हमने वहाँ पर देखा था वैसा का वैसा डायग्राम यहाँ पे भी हमें शो हो रहा है। और हम इसमें देख रहे हैं वहाँ पे हमें सबसे पहले oogoनियम बना दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर oogoनियम नहीं है। यहाँ पे जो हमारा नाम शो हो रहा है वो है हमारा स्पर्मेटोगोनियम। क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनियम। तो ये क्या काम कर रहा है,
ये यहाँ पर सबसे पहले एक अभाग को बना रहा है ना। यहाँ पर सेकेंडरी विभाजन हो रहा है और सेकेंडरी विभाजन होने के बाद मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि जैसा हमने वहाँ देखा वैसे यहाँ पर हो रहा है कंटिन्यू। यहाँ पर जो हमारे देखिए आप डायग्राम्स में यहाँ पर जो है 4 बार फिर से देखिए 4 बार जो है विभाजन हो रहा है, देखिए आप डिवीजन हो रहा है और 4 टाइम डिवीजन होने के बाद यहाँ पर फिर क्या होता है, आपको प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या बना दिखाई दे रहा है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पर प्राथमिक प्राइमरी से सेकेंडरी, और फेज कौन सी लगती है, मायोटिक डिवीजन्स, है ना। यहाँ पर मायोटिक डिवीजन्स के साथ यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, है ना। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेड बन जाते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्मेटेड, जो कि संख्या में कितने होते हैं, 4। इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर 4 स्पर्मेटेड बन जाते हैं। उसके बाद 4 स्पर्मेटेड जब बन जाते हैं तो उनपे एक बार फिर से जो है क्या बनने की प्रारंभ होती है, स्पर्मेटोजोआ। जब 4 स्पर्मेटेड बन जाते हैं तो फिर बनता है स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम शुक्राणु जनन या शुक्राणु के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये शुक्राणु बनते हैं, लेकिन किस फेज में, मेटा स्पर्मोसिस फेज में जो है, स्पर्मेटोसिस फेज में ये बनना प्रारंभ होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, IMP क्वेश्चन से एग्जाम से पूछा जाता है। हमें देखना है इसकी प्रक्रिया जो है कितने चरणों में पूर्ण हो रही है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसकी जो क्रिया है वो निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण हो रही है। सबसे पहले हम देख रहे हैं द्विगणन अवस्था। तो वृषण में शुक्राणु नलिकाओं की दीवार जर्मिनल एपिथेलियम से बनती है और कुछ जर्मिनल एपिथेलियम जो क्या करती हैं, बड़े हो जाती हैं, जिसे स्पर्मेटोगोनियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जान रहे हैं, स्पर्मेटोगोनियम के नाम से हम जानते हैं। और जर्मिनल एपिथेलियम में समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण होता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि निर्माण किसके द्वारा हो रहा है। अब हमें बात करना है कि वृद्धि अवस्था क्या कहलाती है, जो कि इसका सेकेंडरी फेज बनाती है, ठीक है। तो वृद्धि अवस्था में यानी कि इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनियम भोज्य पदार्थ का संचय करते हैं और आकार में बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो उसे अपन बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जैसे मैंने आपको डायग्राम में शो किया था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं परिपक्व अवस्था, यानी कि इसकी आखिरी और तीसरी अवस्था। इस अवस्था में होता क्या है कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का 2 बार डिवीजन होता है, जिसमें प्राथमिक विभाजन अर्धसूत्री होता है, जिससे गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। और इन अगुणित कोशिकाओं को जो है स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, इनको दूसरा विभाजन होता है, जिसमें क्या होता है, 4 कोशिकाएं बनती हैं और इन कोशिकाओं को स्पर्मेटिड कहते हैं हम। स्पर्मेटिड में क्या होता है, इन 4 स्पर्मेटिड से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो जहाँ पर हमने आपको डायग्राम में बताया था कि 4 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि शुक्राणु जनन में शामिल होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, जिसके माध्यम से पूरी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है, LH। दूसरा हम देख रहे हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH। दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यही दोनों हार्मोन्स अंडजनन और शुक्रजनन दोनों में ध्यान रखना है, अलग अलग नहीं है। LH और FSH दोनों कॉमन हार्मोन्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु का नामांकित आरेख बनाइए। वैसे मैंने दोस्तों आपको बता दिया था कि शुक्राणु का डायग्राम किस तरीके से होता है, लेकिन प्रेजेंट में हमें इसके बारे में कुछ पढ़ना है, किस प्रकार से क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसकी जो डेफिनेशन में क्या लिखा है। तो शुक्राणु नरयुग्मक है, सबको मालूम है। यह आगुणित संरचना एवं नर जनन की इकाई होती है। शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और यह 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं अग्रभाग, मध्य भाग और पूंछ। दिख रहा है आपको, अग्रभाग यानी कि सिरभाग, मध्य भाग और पूंछ के भाग में, ठीक है। सिरभाग को मैं क्या डिटेल दिया है, सिर का आकार शंक्वाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, शंक्वाकार वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये जितना पार्ट अपन देख रहे हैं ये पूरा भाग इसका शंक्वाकार है। इस पर एक्रोसोम पाया जाता है, सबको दिख रहा है, एक्रोसोम से लिखा हुआ है। और यह शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश के लिए सहायता प्रदान करता है। तो ध्यान देना है कि ये जो एक्रोसोम्स है वह शुक्राणु को अंडाणु में जाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इस भाग में केंद्रक एवं केंद्रकीय पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियस दोनों पाए जाते हैं एक्रोसोम्स में, ठीक है। लेकिन इसी भाग में समीपस्थ सेंट्रियोल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, समीपस्थ सेंट्रियोल भी इस भाग में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे मध्य भाग की। इसमें अक्षीय तंतु के आधार काय बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं। अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया का जो आवरण होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल इधर दिख रहा है हमें, ये माइटोकॉन्ड्रियल
तो ये पूरा इसमें घेरा हुआ रखता है, ये दिख रहा है हमें जो घेरे हुए रखता है, और यह क्या करता है, ऊर्जा का केंद्र बनाता है। यानी कि शुक्राणु में ऊर्जा का मेन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। दिख रहा है आपको डायग्राम में, देखिए मैं अभी इसको आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ देखिए आप, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पूंछ की। यह शुक्राणु का जो है हमारा पतला भाग होता है, जो यहाँ पर राइट में लेफ्ट में जो गया है यहाँ पर निचले साइड में, यह पूंछ का भाग होता है, पिछला और पतला भाग है। इसमें पतले पतले तंतु पाए जाते हैं और यह ऊर्जा की सहायता से प्रचलन कर सकता है। इसमें जब कैपेसिटी मिलती है, यानी कि ये किसकी सहायता से करता है, जब इसमें ऊर्जा किसके माध्यम से मिली, फ्लैजिला। इसमें फ्लैजिला पाया जाता है जिसके माध्यम से ऊर्जा और गति प्रदान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। इसके जो भी क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं हुए हैं प्लीज़ हमें कमेंट करें और बताएं। और अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 8 चैप्टर से रहेगा, जो कि बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर 8 चैप्टर के क्वेश्चंस क्लियर कीजिए, तो 8 चैप्टर से हम पूछेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं रुद्रेश पांडे।